आज हम लोग कोशिका के घटक के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद कोशिका के आंतरिक जानकारियां प्राप्त हुई। इस आधार पर कोशिका के 3 मुख्य घटक निर्धारित हुए। नंबर ए, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। नंबर बी, कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और नंबर सी, केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। अब हम बारी बारी से इन सबों की चर्चा आगे करेंगे। बच्चों, कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो लचीली, रंध्रयुक्त और प्रोटीन एवं वसा की बनी होती है। साथ ही यह चयनात्मक या विभेदक पारगम्य होती है जो कुछ गिने चुने पदार्थों को ही अंदर या बाहर आने जाने देती है। कोशिका झिल्ली का कार्य निम्नलिखित है। कोशिका की बाहरी सीमा निर्धारित करना और इसे निश्चित आकार देना। दूसरा, कोशिका के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरा, विभिन्न आवश्यक पदार्थों का कोशिका झिल्ली से विसरण या परासरण के द्वारा लेन देन करना। और चौथा, एक कोशिकीय जीवों में एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करना। आगे कोशाभित्ति जो पादप कोशिका में ही पाई जाती है। यह झिल्ली बाहर मोटी परत के रूप में मौजूद होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पादप कोशिका को मजबूती प्रदान करती है और भिन्नता झेलने की शक्ति प्रदान करती है। दूसरा हिस्सा है कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म के नाम से हम जानते हैं। यह कोशिका और केंद्रक के बीच का हिस्सा है जो जेलीनुमा, गाढ़ा, दानेदार, अर्धपारदर्शक तरल है। यह कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के साथ साथ विभिन्न कोशिकांगों से मिलकर बनता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं जो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तीसरा, केंद्रक एक विकसित यूकैरियोटिक कोशिका में सामान्य रूप से मध्य में स्थित जो हिस्सा है उसे केंद्रक कहते हैं। यह गोलाकार रंध्रयुक्त दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसके अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इसमें स्थित सघन क्षेत्र केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहलाती है। केंद्रक द्रव्य के अंदर धागेनुमा जालपिंड क्रोमैटिन है जो कोशिका विभाजन के समय क्षरनुमा क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सारी जरूरी सूचनाएं कोडेड होती है। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है बच्चों, जो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। बच्चों, अब हम कुछ कोशिकांगों की चर्चा करेंगे। इसमें पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य में फैला होता है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं और पुटिकाओं से निर्मित बहुत बड़ा तंत्र है जो संपूर्ण कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का परिवहन करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक RER जिसे कि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा SER जिसे कि जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। RER का ऊपरी सतह काफ़ी खुरदरा होता है जबकि SER का चिकना होता है। RER के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं जबकि SER वसा का अपने अंदर निर्माण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चित्र को आप भली प्रकार से देखकर समझ सकते हैं। यह अपने द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा का कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में गोल्जी काय की सहायता से परिवहन का कार्य भी करता है जिससे इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोशाद्रव के अंदर बेलनाकार खोखली दोहरी झिल्ली से बनी संरचना है जिसके बाहरी परत में छिद्र लेकिन आंतरिक झिल्ली काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी यानी बलयित होती है। और इस आंतरिक झिल्ली से बहुत सारे अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले हुए होते हैं जिसे क्रिस्टी कहते हैं। यह क्रिस्टी अंदर के आंतरिक श्वसन के क्षेत्र को काफ़ी बढ़ा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के कार्य को संपादित कर एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है।
इस कारण ही इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, आगे हम इसके चित्र को देखेंगे। में माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह के ध्यान से देखने पर इसके वलयित होने और अंगुलीनुमा प्रबंध को भी हम देखेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स के रूप में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं जो कोशिकीय श्वसन में काफ़ी तेज़ी से हिस्सा लेते हैं। गोल्जी बॉडी के बारे में जानेंगे। यह एक झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं से बना हुआ तंत्र होता है जिसमें ये सारी पुटिकाएं एक दूसरे पर समांतर रूप से सजी हुई होती है। इसे हम कुंडिका कहते हैं। आप इसे चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आंतरिक रूप से यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में रहता है और पूरी कोशिका में उसके द्वारा बनाए गए विभिन्न रासायनिक पदार्थों को जैसे प्रोटीन और वसा को गति कराता है। यह इसका मुख्य कार्य भी है कि ईआर द्वारा निर्मित प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पैकेजिंग, वितरण और भंडारण करना। साथ ही साथ एक और मुख्य कार्य है गोल्जी बॉडी का, वह है लाइसोसोम का निर्माण करना। आप गोल्जी बॉडी के चित्र में बनने वाले उसके ल्यूमेन और सिस्टर्नी को देखेंगे। साथ ही उससे तैयार होने वाले सेक्रेटरी वेजिकल्स को भी ध्यान से देखेंगे, जिसमें ये सारे पदार्थ पैकेज होकर बाहर आते हैं। बच्चों, अगले महत्वपूर्ण कोशिकांग के रूप में प्लास्टिड्स के नाम आते हैं, जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। वैसे तो अपवाद में कुछ जंतु की कोशिकाओं में भी ये होते हैं। यह दोहरी झिल्ली वाली बेलनाकार खोखली संरचना होती है और ये मुख्यतया दो प्रकार की होती हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं जबकि ल्यूकोप्लास्ट उजले या रंगहीन होते हैं। हरे रंग वाले क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये अंदर स्ट्रोमा में झिल्लीदार परतों के रूप में स्थित होते हैं। आप इसे चित्र में ध्यानपूर्वक तो आप देखेंगे कि स्ट्रोमा के अंदर किस प्रकार क्लोरोफिल एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं और प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय भाग लेते हैं। अगले संरचना के रूप में लाइसोसोम का नाम आता है, जो झिल्लीदार थैलीनुमा संरचना है और पाचक एंजाइमों से भरी हुई होती है। इनके एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बने हुए प्रोटीन होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर पाचन करते हैं। यदि कि कोशिकीय विसंगतियों के कारण यह लाइसोसोम फट जाते हैं तो ये संपूर्ण कोशिका को ही विघटित कर डालते हैं। इसी कारण इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यहाँ हम लाइसोसोम के चित्र को भली प्रकार देखकर इसके बारे में अध्ययन करें। बच्चों, अगला नंबर रसधानियाँ या रिक्तिकाओं का है, जो ठोस या तरल पदार्थों से युक्त संग्राहक थैलियाँ होती है। ये झिल्ली से घिरी होती है। पादप कोशिका में ये तो बड़ी होती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में इनका आकार छोटा होता है। ये पादप कोशिका में स्फीत या टर्जर प्रदान कर कोशिका के आकार को संतुलित रखता है, जबकि एक कोशिकीय जीवों में यह भोजन के पाचन, हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन आदि का कार्य करती हैं। इसे आप चित्र में भी निरीक्षण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम राइबोसोम के बारे में जानते हैं, जो कि कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर गुच्छे के रूप में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर कणों की तरह चिपके हुए दिखाई देते हैं। इसी के कारण उसका नामकरण RER हो जाता है। ये वास्तव में प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करते हैं और यही प्रोटीन आगे जाकर कोशिकाओं के जीवद्रव्य के निर्माण अथवा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो शरीर के लिए आवश्यक होती हैं उसका निर्माण करते हैं। हम इसे चित्र में भली प्रकार देखकर समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को इस चीज़ों को समझ गए होंगे।